नेक्स्ट हम जाते हैं, ये हाइट वाला कर लिया था। पोजीशन वाला भी हो गया था। अपर फ्लो कल हमने कर लिया था ना। कल हमने फ्लोट की प्रॉपर्टी हमने वो डिव्स के हिसाब से पढ़ी थी। तो वो अभी हम फ्लोट की कोई और प्रॉपर्टी ये भी हो सकती है, अगर हम फॉर एग्जांपल किसी इमेज वगैरह को फ्लोट लगा लगा दें, हमने हमारे पास टेक्स्ट भी है, कोई इमेज भी है, हम उसको अगर फ्लोट लगा दें तो वो भी हम कर सर मेरा सकते हैं। क्वेश्चन भी यही था। जी, तो अभी हम कर लेते हैं। हम इसके लिए ये जो हमारे पास इंडेक्स है ना, इंडेक्स के लिए हम इसको नाम दे देते हैं, रीनेम कर देते हैं टेम्पलेट के। बाद में हम जब चीज़ें वगैरह देखेंगे, नेविगेशन बनाएंगे, दूसरी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे, हमारे पास एक टेम्पलेट बन जाए। टेम्पलेट मैंने इसको रख दिया। अभी नया पेज हम जनरेट करते हैं, इसी को कॉपी करके नया बनाते हैं इंडेक्स के नाम से। इंडेक्स, दोबारा हम टेम्पलेट में जाते हैं। अभी आप समझ गए, अभी इसकी जो जितनी भी सी एस एस हमने लिखी थी ना, ये वाली सी एस एस, इसको हम यहाँ से स्टाइल में से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमने लिंक लगाया हुआ है, लिंक हम छोड़ देते हैं इसके। फिर दूसरी सी एस एस, अभी हम यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, इधर लगा देते हैं स्टाइल। मसला तो नहीं है आपको, ये आप यहाँ पे मैं लगा दूँ तो। मैंने यहाँ पे इसलिए लगाई है क्योंकि स्टाइल तो हम दूसरी क्लास के साथ भी, जो हम दूसरा पेज यूज़ करेंगे उसके साथ भी हम स्टाइल यूज़ करेंगे, उसको ओवर राइट हम नहीं कर सकते। अभी हमारे पास ये टेम्पलेट वाला जो पेज है, इसमें इसकी अपनी स्टाइलिंग उसी जगह पे आ गई है। रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास आ गया। दोबारा हम ओपन करते हैं, कौन सा पेज, इंडेक्स वाला ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र में, इंडेक्स, और यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स ही ओपन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम स्टाइल इसका ओपन कर दिया हमने, तो हमने सी एस एस यहाँ पे लगा दी, तो नहीं ओपन लग सकती। अभी हम यहाँ पे सी एस एस ऐड करते हैं, इसकी लिंक, इसका क्या करते, एच आर एफ टैग सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस, और टाइप हम दे देते हैं स्टाइल। सर दो CSS की फाइल्स एक HTML के साथ कनेक्ट हो सकती है? एक HTML पेज के साथ 20 CSS की फाइल भी कनेक्ट हो सकती है, कोई मसला नहीं है। तो हम करते, हमारे पेज में सिर्फ एक ही CSS की फाइल तो नहीं होती। जब आप टेम्पलेट देखें या किसी वेबसाइट में देखें तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा CSS की फाइलें लगी होती हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, हम एक से ज़्यादा CSS की फाइल ऐड कर सकते हैं। तो करते भी हैं आमतौर पर, हम ज़्यादा फाइल ऐड करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, एक इमेज लेते हैं, इमेज में हम स्लैश इमेजेस, सर जब हम लोग इससे ज़्यादा फाइल ऐड करते हैं अपने HTML फाइल में, जी तो उसी तरह हमें मतलब एक ही लिंक का टैग लेना होता है, उसी में 2 दफ़ा href टैग यूज़ करते हैं या 2 दफ़ा लिंक का टैग यूज़ करते हैं? नहीं, हमने क्या करना होता है, 2 दफ़ा लिंक का टैग यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल ये हमने स्टाइल डॉट सी एस एस की थी, अगर दूसरी हम सी एस एस ऐड करना चाहते हैं तो हम करेंगे, फॉर एग्जांपल इसका नाम स्टाइल 1 है, इसको हम स्टाइल 1 लिख देंगे। लेकिन जो नीचे ऐड, सबसे नीचे जो ऐड होगी ना, तो वो क्या होगी, वो डोमिनेंट होगी उस पर।
उस जी सर। मीन के फॉर एग्जांपल वही स्टाइल हमने स्टाइल में दिया हुआ है तो वही स्टाइल 1 में दिया हुआ है, तो जो स्टाइल 1 में जो देंगे ना तो वो उस पे डोमिनेंट होगा, वो ज़्यादा अप्लाई होगा, दूसरा नहीं अप्लाई होगा, वो ओवरराइड हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं। ठीक है सर। इमेज हमने ऐड कर ली, यहाँ पे नीचे हम एक पैराग्राफ करते हैं ऐड। ई का टैग 50 कैरेक्टर्स का हमारे पास ये पैराग्राफ है, सेव करते हैं। में से यहाँ पे IMG के टैग को हम करते हैं फ्लोट लेफ्ट, की तरफ। इमेज हमारे पास शो ही नहीं हो रही। शायद सर टैग सही ना लगा। नहीं, इमेजेस और हमने इमेजेस के साथ कोई इमेज ऐड ही नहीं की है ना। इमेजेस मेरे ख्याल में किसी का क्वेश्चन आ गया था तो फिर हमने ये वाली इमेज लगाते हैं, गिफ इमेज 2 ये लगा दी, गिफ इमेज मिसिंग हम लिख देते हैं गूगल में से भी मिसिंग आ रहा है। सोर्स कह रहा है कि नहीं है, ठीक, इस पर क्लिक करते हैं। ये हमारे पास, ये देखिए हमारे पास टेक्स्ट आ गया था। और भी हमने क्या करना है, इस पैराग्राफ को अगर डिस्प्ले इमेज पे एक और टैग लगाते हैं डिस्प्ले का, डिस्प्ले इनलाइन। हम ये चाहते हैं कि इमेज के साथ टेक्स्ट आ जाए ना, मैं कॉपी करके ऊपर लगाता हूँ, ऊपर से शायद ये टेक्स्ट की विड्थ और हाइट कम करते हैं, वैसे इमेज के साथ ही टेक्स्ट आता है। तो देखिए %, सर जी मुन्ना सही लगाया है। मुन्ना ठीक लगाया, ये मुन्ने के साथ टेक्स्ट नहीं आ रहा। अभी हम इसको ओवरराइड करने के लिए ये करते हैं कि ये वाला जो पैराग्राफ है हमारे पास ना, इसकी हम दे देते हैं मार्जिन टॉप माइनस में दे देंगे, ये ऊपर चला जाएगा। ये हमारे पास आता है इसमें, या किसी डिव में लगा देते हैं इन दोनों को। और इस डिव को हम कुछ दे देंगे, स्टाइल वगैरह देते हैं, डिव विड्थ 80%, other one page solid black। सर ये तो इसमें हो रहा है बैकग्राउंड पे। जी
नहीं, ये सर ये तो CSS अप्लाई नहीं हो अप्लाई रही हो इस पे, CSS इस पे अप्लाई ही नहीं हो रही। खैर हम देखते हैं कि इसमें CSS अप्लाई, इंस्पेक्ट व्यू पेज सोर्स, यहाँ पे स्टाइल पे जाते हैं तो ये नॉट असेस्ड, मीन कि ये हमारे पास CSS नहीं है, इसकी लोड ही नहीं हुई CSS की फाइल। तो CSS की फ़ाइल लोड करने के लिए हम देखते हैं कि हमने लिंक में कुछ गड़बड़ की है। लिंक, अच्छा ये स्टाइल शीट लिखना था हमें, CSS स्लैश स्टाइल। ब्रांड एक्सपोर्टिंग करते हैं तो ये कुछ हमारे पास आ गया है, टेक्स्ट आ गया है और इमेज भी आ गई है। डिव की CSS की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको ये देखेंगे कि ये इमेज, ये डिव नीचे कम क्यों है, इमेज इससे बाहर क्यों निकल रही है, ये हम बाद में देखेंगे। ये नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है। ये हमारे पास देखें इमेज लेफ्ट पे आ गई है, टेक्स्ट हमारे पास राइट पे आ गया है। इसी को हम एक और प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं। अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये देखें ऊपर भी टेक्स्ट आ रहा है, नीचे भी टेक्स्ट आ रहा है। तो ये पैराग्राफ वैसे भी काम नहीं करता था, ये पहले भी नहीं कर रहा था। ये हमारे पास आ गया। अभी हमने पैराग्राफ रिफ्रेश करते हैं, टेक्स्ट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा और कर देते हैं, एक और पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। टू 200, ये हमारे पास टेक्स्ट। अभी इसको लेफ़्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, मीन इमेज को हम फ्लोट कर सकते हैं, कोई ये टेक्स्ट को फ्लोट, कोई भी हमारे पास जो टैग है उसको फ्लोट हम लेफ़्ट या राइट कर सकते हैं। सर इसका बॉर्डर डिव का नहीं नजर आ रहा। नहीं, वो बॉर्डर हमने ख़त्म कर दिया है, स्टाइल में मैंने यहाँ से ये ख़त्म कर दिया था डिव का, ठीक है, तब बॉर्डर नहीं आ रहा। अगर आप कहते हैं तो लगा देते हैं। सर ये डिस्प्ले इनलाइन हटाएं तो फिर ये इमेज नीचे आ जाएगी। ये इमेज डिस्प्ले इन लाइन हमने किया, ठहरे इसको मैं पहले बॉर्डर को डिस्प्ले का मैं बताता हूँ। इन लाइन का मतलब क्या होता है कि एक लाइन में ज़्यादा चीज़ें आ जाएं। डिस्प्ले जब ब्लॉक होती है, हमारे पास बॉर्डर आ गया। डिस्प्ले जब हम ब्लॉक करते हैं ना, तो वो एक ही लाइन में, मतलब फॉर एग्जांपल इमेज को हम डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे तो एक लाइन में आ जाएगी, तो इस टेक्स्ट हमारे पास नीचे आ जाएगा। अभी मैंने इस पर अगर करता हूँ, इन लाइन को मैं ख़त्म कर देता हूँ तो टेक्स्ट हमारे पास नीचे आ जाएगा। नहीं आ रहा बाई डिफ़ॉल्ट हमारे पास फिर, क्योंकि पहले तो नहीं काम कर रही थी हमने जब लगाया था। तो अगर डिस्प्ले हम ब्लॉक कर देते हैं, चलें इनलाइन तो बाई डिफ़ॉल्ट इसका लगा हुआ है, तो हम इसको ब्लॉक कर देते हैं तो फिर टेक्स्ट नीचे आना चाहिए। क्यों? सर मुन्ना फिर नाराज हो गए। सर ऊपर आपने टैग में इमेज दिया हुआ है ना, बस सिर्फ वो पैराग्राफ पे तो नहीं दिया हुआ है सर, यही CSS में ये आपने ना। नहीं, मैंने इमेज के टैग के ऊपर मैंने लगाया है, IMG के टैग के ऊपर मैंने स्टाइलिंग लगा रहा हूँ। सर इस वो पे फिर ड्यू में स्टाइलिंग आपको देना पड़ेगा। नहीं, पर ये दोनों फ्लोट हुए हुए ना, तो इस वजह से हो रहा है। नहीं फ्लोट की प्रॉपर्टी अगर हम, नहीं हमने ये इसको फ्लोट की प्रॉपर्टी अगर ख़त्म भी कर देते हैं तो लाइन ब्लॉक,
ये ठीक है। फ्लोट लेफ्ट किया हुआ है तो ये लेफ्ट हमारे पास राइट साइड से इसने ये किया हुआ था कि वो स्पेस खाली कर दी थी। तो अगर फ्लोट की प्रॉपर्टी नहीं इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे पास नीचे शो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास था इसी तरह लेफ़्ट पे फ्लोट कर सकते हैं हम। नो फ्लोट लगाएंगे तो लेफ़्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लेफ़्ट पे ही होगा। इसी तरह अभी हमारे पास एक इशू आया था कि हमने लगाया हुआ था कि जब भी हम कि इसमें एक डिव था, उस डिव के अंदर हमने इमेज लगाया था, तो पैराग्राफ भी दिया था, तो डिव हमारे पास ऊपर आ गया था। इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ ना, डिव की विड्थ 80% में देता हूँ। अभी हमें इशू एक आ जाएगा, इस इशू को किस तरह जाए। एक तो ये है और इसका एक और मसला, इमेज का फ्लोट हम लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट फ्लोट लेफ्ट। अभी ये रिजॉल्व है, लेफ्ट हमने कर दिया तो रिजॉल्व। बाज़ दफ़ा हमारे पास ये होता है कि अगर इमेज हमारे पास इमेज हमने रखी है और टेक्स्ट भी हमने रखा हुआ है, ठीक है, इसको हम पैराग्राफ को फ्लोट राइट कर देते हैं। या टेक्स्ट थोड़ा करते हैं, छोड़ें, टेक्स्ट थोड़ा करते हैं कि ये नीचे आ जाए इमेज। हमारे पास ये वाला पैराग्राफ हम ख़त्म कर दें। किसी तरह इमेज को इस डिव से बाहर लाना है। ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गई है, अभी इमेज का साइज़ ज़्यादा था, ठीक है, टेक्स्ट का साइज़ कम है, ठीक है। हालांकि हैं तो दोनों इसके चाइल्ड हैं, पैराग्राफ भी इसका चाइल्ड है और इमेज भी इसकी चाइल्ड है, लेकिन ये इमेज हमारे पास बाहर आ गई है, उसका बॉर्डर होना ये चाहिए था। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बॉर्डर इसके नीचे आ जाए। इस चीज़ को हल करने के लिए हम क्या कर देते हैं कि ओवरफ्लो ऑटो लगा देते हैं। अभी लगाते हैं इस डिव में, स्टाइल पे जाके ओवरफ्लो ऑटो ऑटो लगाया और ये हमारे पास देखें, अभी ये पैराग्राफ हमारे पास डिव्स ठीक शो हो रही है। ये अक्सर आपके पास जब आप डिज़ाइनिंग वगैरह करेंगे, आपने इमेज वगैरह यूज़ की है या दूसरी डिव भी आपने अगर यूज़ की है, उसके अंदर अपने डिव उस डिव को आपने विड्थ और हाइट अगर दी हुई है, तो फिर आपके पास ये इशू आ जाएगा। इस इशू को आप रिजॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है कि ओवरफ्लो ऑटो कर देनी है, तो आपकी वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इनलाइन ब्लॉक वैल्यूज़, ये मीन कि हमने तो इनलाइन पढ़ा हुआ था ना, इनलाइन में क्या होता है, एक से मतलब एक आ जाए, उसके साथ दूसरा तीसरा चौथा, मतलब हमारे पास एलिमेंट्स आ सकते हैं। जबकि ब्लॉक में हमने ये पढ़ा था कि ब्लॉक में एक लाइन पे एक ही आ सकता है, इनलाइन में एक लाइन पे ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं। तो इसमें कुछ ये कहता है कि कंपेयर टू डिस्प्ले इनलाइन द मेजर डिफरेंस इज दैट डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक अलाउज द सेट अ विड्थ एंड हाइट टू द ऑन द एलिमेंट। कहते हैं कि जिस भी एलिमेंट को हमने अगर इनलाइन ब्लॉक दिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, उसकी विड्थ और हाइट भी उसको दे देगा। आप अपना माइक बंद कर दे रमज़ान, माइक बंद कर दें अपना। तो also with the width with display inline, the top and the bottom margins paddings are respected, but with the display inline they are not। कहते हैं कि हमारे पास ये होता है कि जब हम इनलाइन ब्लॉक करते हैं तो उसमें टॉप मार्जिन और पैडिंग वगैरह भी आ सकती है, ठीक है। इसकी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने
कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम हमारे पास एक वैल्यू होती है डिस्प्ले की, इनलाइन होती है, एक होती है ब्लॉक होती है, और एक इनलाइन ब्लॉक होती है। अगर हमने डिस्प्ले इनलाइन का अगर किया हुआ है, उसमें क्या होगा कि अगर हम उस एलिमेंट का जो बॉर्डर होगा या उसकी पैडिंग वगैरह होगी उसको इग्नोर कर देगा इनलाइन वाला। जबकि इनलाइन ब्लॉक अगर हमने यूज़ करना है किया है तो वो उसका बॉर्डर पैडिंग वगैरह वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। बस ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ब्राउज़र में मैंने क्योंकि अलग एक फ़ाइल बनाई हुई थी इनलाइन ब्लॉक की, इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ पे ये 2 डिव्स हैं, इनको बार बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, इसको डिस्प्ले इनलाइन किया हुआ है। इसमें जितना टेक्स्ट था सिर्फ वो टेक्स्ट के हिसाब से इसकी विड्थ और हाइट आ गई है हमारे पास, उसी लाइन में शो किया। जबकि हमने यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक किया था तो फिर उसने क्या किया है, डिस्प्ले तो लाइन में किया है लेकिन उसकी विड्थ और हाइट जो जितनी थी उतनी उसने डिस्प्ले कर दी है। जबकि डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया है इसने तो ये एक लाइन पे आ गया, ये दूसरी लाइन पे आ गया। इसकी कोडिंग देख लेते हैं। हमने कोडिंग इतनी ज़्यादा सख्त नहीं की है इसकी। इनलाइन ब्लॉक तो ये हमारे पास स्पैन का टैग है। स्पैन के टैग में हमने 3 क्लासेस यूज़ की हैं, एक ए, एक बी, एक सी। ये डॉट सी का मतलब ये क्लास है। तो सबसे पहले हमारे पास हमने इस ए वाली क्लास में हमने क्या किया है, उसको डिस्प्ले इनलाइन किया हुआ है, विड्थ उसको दी है 100, हाइट भी उसको 100 दी है, पैडिंग 5 पिक्सल दी है, बॉर्डर इसका हमने ब्लू दिया है और बैकग्राउंड कलर हमने येलो दिया है। ठीक है, और यही चीज़ें हमने बी सी के लिए भी की हैं, लेकिन इनमें डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ हमने चेंज की हैं। ए में हमने सबसे पहले जो टॉप पे आपको शो हो रहा था डिस्प्ले इनलाइन हमने किया हुआ है। ठीक है, 10 मिनट रह गए, हम इंशाल्लाह वाइंड अप कर लेंगे। तो इनलाइन हमने किया हुआ है तो ये हमारे पास देखें इनलाइन शो हो रहा है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, इनलाइन ब्लॉक किया है। इनलाइन ब्लॉक क्या किया है तो फिर इसने क्या किया है कि हमारे पास इसकी विड्थ और हाइट भी इसने डिस्प्ले कर दी है। नेक्स्ट हमने क्या किया है कि इसको सिर्फ ब्लॉक कर दिया है। तो जब ब्लॉक किया है हमने तो इसने क्या किया है, हमारे पास यहाँ पे ये दोनों एक लाइन में आ गए हैं, मीन अलग अलग, सॉरी, फर्स्ट डिव अलग लाइन में, सेकंड डिव हमारे पास अलग लाइन में। तो ये बेसिक हमारे पास कंसेप्ट था। तो यहाँ पे भी जस्ट आपको अगर ये इसका टेक्स्ट देख लें तो यहाँ पे हेडिंग है, ये हेडिंग है, ये डिव हमने यूज़ की हुई है। और यहाँ पे हमने इसके अंदर हमने यहाँ पे स्पेन के टैग यूज़ किए हैं। एक को हमने ए दे दी है क्लास, दूसरे को बी, तीसरे को सी दी है। और इसमें हमने वो ये इस तरह दूसरा फिर स्पेन में इसको भी ए दे दी थी क्लास, इसको बी और इसको सी। ये दो हमारे पास डिव्स हैं ना, तो इस तरह हमने टेक्स्ट को डिस्प्ले किया। ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक के हमारे पास समझ आ गई है। हेलो जी सर। जी सर, आ गई है। देखें आ गई अभी है। हम वाइंड अप कर रहे हैं, CSS को वाइंड अप कर रहे हैं, HTML को वाइंड अप कर रहे हैं। इसमें हो सकता है हम मतलब एक ही टॉपिक पे हमारा मतलब टाइम लग जाए। तो ये चीज़ें आपकी मतलब एक तो कंसेप्ट क्लियर और दूसरी चीज़ें रियल वाइड। पहले तो जस्ट हमने टैग्स पढ़े थे ना, बस टैग लगा दिया, ये टैग लगा दिया। अभी हमने ट्रिक्स पढ़नी है कि पेज की डिज़ाइनिंग किस तरह कर रहे हैं आप। ये डिज़ाइनिंग में ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। सर ये स्पेन में क्या डिफरेंस है, स्पेन क्या करते हैं, वो भूल गया था थोड़ी सी। स्पेन एंड डिव अल्टरनेटिवली मतलब बाज जब शुरू में हम होते हैं तो हम कहते हैं जी स्पेन यूज़ कर रहे हैं, डिव यूज़ कर। डिव हमारे पास एक डिवीजन होती है और ये ब्लॉक होती है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लॉक होती है। ठीक है, ब्लॉक का मतलब एक लाइन पे ही आ जाएगा हमारे पास। तो दूसरा हमारे पास स्पेन क्या होता है, ये हमारे पास इनलाइन एलिमेंट होता है HTML का। इनलाइन एलिमेंट मीन कि एक लाइन पे हम 10 स्पेन यूज़ कर सकते हैं बगैर मतलब कोई CSS लगाए। जबकि डिव में हम एक लाइन में 10 डिव नहीं यूज़ कर सकते, हम उसके साथ CSS लगाएंगे कि उसको इनलाइन डिस्प्ले करो, तब वो हमारे पास इनलाइन डिस्प्ले। ये फ़र्क। दिस इज़ जस्ट लाइक अ कंटेनर। ये हमारे पास कंटेनर होता है, लेकिन इस कंटेनर में हमने जस्ट टेक्स्ट वगैरह लिखना होता है, टेक्स्ट लिखना है या थोड़ा सा मतलब कोई पैराग्राफ वगैरह छोटी चीज़ें, ना कि हम डिज़ाइनिंग के लिए हम आप अगर कहेंगे
डिज़ाइनिंग के लिए आप यूज़ करें तो वो डिज़ाइनिंग के लिए आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं, मतलब एक रूल ये है। ठीक सर। नेक्स्ट टाइम जो होती हैं वो स्पेशल स्टेट ऑफ एलिमेंट बताती हैं, मीन के हमारे पास इवेंट्स बताती हैं। इवेंट्स फॉर एग्जांपल हमने क्लिक किया, हावर किया, माउस को ड्रैग किया, राइट क्लिक किया, ये हमारे पास डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। तो ये इवेंट्स के लिए होती है हमारे पास, जिस तरह माउस ओवर हमारे पास होता है, या लिंक में हमारे पास लिंक हमारे पास विजिट हो चुका है, नहीं हुआ, तो ये इस तरह के इवेंट्स के लिए हमारे पास होती है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, अभी हम सिंटैक्स का, इससे पहले शायद वर्ड आपने सुना हो ना सुना हो, CS के स्टूडेंट्स को मैं नहीं कह रहा, दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, तो सिंटैक्स का मतलब ये होता है कि लिखने का तरीका, कि हम इसको किस तरह लिखते हैं। लैंग्वेज में हम कहते होते हैं इसका सिंटैक्स क्या है, इसका लिखने का तरीका क्या है। इसका सिंटैक्स हम इस तरह लिखते हैं कि सबसे पहले जिस सिलेक्टर पे हमने सूडो क्लास लगानी है उस सिलेक्टर का नाम लिखेंगे, उसके बाद मीन कॉलन लगाएंगे, ये फुल कॉलन कहते हैं इंग्लिश में मेरे ख्याल में इसको, फुल कॉलन लगाएंगे, और उसके बाद हम सूडो क्लास लिखेंगे जो हमने क्लास लिखनी है, और इसके अंदर हमने कोई प्रॉपर्टी वगैरह इसको अगर देनी है तो वो प्रॉपर्टी दे देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जिस तरह हमारे पास एंकर टैग है, तो एंकर टैग के लिए हमारे पास डिफरेंट सूडो क्लास होती हैं। एक फॉर एग्जांपल हमने लिंक किया है, हमारे पास लिंक जब हो एंकर टैग का, उसमें उसका कलर हमारे पास क्या शो हो रहा हो। फिर अगर हम कहते हैं विजिटेड, कि अगर उस लिंक पे ऑलरेडी हमने विजिट कर चुके हैं हम, तो उसका कलर कैसा शो हो रहा हो। इसके बाद हमारे पास होता है हावर, अगर हम माउस उसके ऊपर लेकर आए हैं तो उसका कलर, ये तो हम जस्ट कलर लगा रहे हैं, हम और भी प्रॉपर्टीज उस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जस्ट कलर लगाया, यहाँ पे अगर हमारे पास है एक्टिव है, कि लिंक हमारे पास डिफरेंट तरह के लिंक्स होते हैं, बाज़ लिंक्स हम उनको एक्टिव शो करते हैं, बाद हमारे पास इनएक्टिव लिंक्स होते हैं। तो अगर हमारे पास लिंक एक्टिव है तो फिर हमारे पास ये कलर, इसके लिए हम भी इसकी कुछ करते हैं CSS। तो ये सारी चीज़ें हम इसको फिनिश इनलाइन में कर रहे हैं। चलें ठीक है, इसके स्टाइल में क्योंकि कोई कोड हमारे पास, अभी हम एंकर टैग यूज़ करते हैं, इसको हैश दे देते हैं। कुछ मैंने लिख दिया बस, ब्राउज़र में देख लेते हैं इसको, हमारे पास एंकर टैग आ रहा है कि ये हमारे पास एंकर टैग आ रहा है। आपने देखा होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जब भी हम एंकर टैग यूज़ करते हैं तो इसका कलर हमारे पास ब्लू आ जाता है, इसके नीचे लाइन आ जाती है। एंकर टैग हम यूज़ करते हैं लिंक करने के लिए पेजेस को, तो ये लिंक करने के लिए फॉर एग्जांपल इसके href में हम कोई एड्रेस लिखते तो उस एड्रेस पे वो चला जाता है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हमें इससे गर्ज नहीं है, हमने इस पर इवेंट्स लगाने हैं। तो सबसे पहले एंकर मैंने यूज़ किया, कॉलन यूज़ किया, तो हमारे पास क्या था लिंक, तो लिंक पे बैकग्राउंड कलर पिंक, इसी तरह हमारे पास पहला लिंक था, दूसरा हम लोग करते हैं हावर, हम इसको कलर चेंज कर देते हैं येलो, विजिटेड, अगर ये विजिट हो चुका है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन और कलर वाइट, कर देते हैं। ये अभी हम देख लेते हैं इन तीनों को। ब्राउज़र में जाते हैं सबसे पहले, तो ये हमारे पास, इसमें हमने CS स्टाइल नहीं ऐड किया हुआ था इसलिए,
तो यहाँ पे हम हेड में उसकी जो CSS का स्टाइल की जो हमारे पास वो CSS है उसको हम ऐड करते हैं। फाइल को क्या करेंगे, लिंक और यहाँ पे हम CSS/style.css ये देखें, हमने कहा हुआ था कि जब जैसे ही लिंक हमारे पास हो तो उसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास पिंक आ जाए, तो ये पिंक आया हुआ है। फिर हमने क्या किया था, इस पर अगर हावर करें उसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास येलो आ जाए, ये येलो आ गया है। अभी तीसरा हमने क्या किया था, इस पर अगर क्लिक कर देते हैं तो मैंने एक दफ़ा में कि ये क्लिक हो गया है ऑलरेडी। तो जब उसका हमने कहा था बैकग्राउंड कलर इसका ग्रीन आ जाए और टेक्स्ट का कलर हमारे पास वाइट आ जाए, ये हमारे पास सूडो क्लासेस होती हैं डिफरेंट। दूसरी भी आप